तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था। उसमें हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अगर सॉल्यूशन दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने सबसे पहले फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, जिसमें डिफरेंट मेथड थे, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। उसके बाद हम लोग ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ने पहले फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन का सीधे सीधे फॉर्मूला था, उसमें पुट करके वैल्यू निकालते हैं। और अगर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होंगे तो कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग एग्जैक्ट बनाते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हम लोग ने सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, बट सारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, सिर्फ वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका कांस्टेंट कोएफिशिएंट होगा, और उसमें से भी सिर्फ हम लोग ने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है CF और एक होता है PI। जब हम लोग f ऑफ x को 0 पुट करके इसके होमोजीनियस के लिए जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d के टर्म्स में है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, और उस ऑक्सिलरी के इक्वेशन के रूट पे डिसाइड होता है किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। और अगर होमोजीनियस है तो यही मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और जितने ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही कांस्टेंट यहाँ पे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर। जैसे अगर दो सॉल्यूशन है कोई भी f1 f2, तो उनके जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो सारे उसके फिर से क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने होंगे, ये दो, और ये दो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया गया हर एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर रूट के नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर डिस्टिंक्ट रूट आ गए, वो भी सारे रियल हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट आ गए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, C1 e⁻m1x, जैसे अगर डिस्टिंक्ट रूट आ गया m1 m2 सॉल्व अप टू mr, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट रूट है, मान लो n डिग्री का है तो mn, और सबके सब डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 e⁻m1x, C2 e⁻m2x सॉल्व अप टू Cn e⁻mnx। तो इस तरीके से ये किसके लिए, अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अगर इन केस मान लो सारे के सारे रिपीटेड हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, C1 प्लस x इंटू C2 प्लस x² C3 x³ C4, ऐसे लास्ट में कहां तक जाएंगे हम लोग, x⁻n−1 Cn e⁻mx, where m is equal to m1 is equal to m2 solve up to mn। यानी कि हर एक रूट अगर कॉमन है, मैंने उसको नाम दे दिया m, तो e⁻mx, और ये वैल्यू 1x x², ये यानी कि जिसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे वो सब ये फॉर्म में आ जाएंगे, 1x x² सॉल्व अप टू x⁻n−1। क्लियर है सबको। और ये सब मिलके एक फॉर्म करते वेक्टर स्पेस भी, जिसका ये बेसिस हो जाता है। ऐसे अगर ये रहेंगे तो उसका बेसिस क्या होगा, e⁻m1x सॉल्व अप टू ऐसे ही, और यहाँ पे इसको भी e⁻mx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। और उसके बाद थर्ड केस आता था कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आ गए, तो कॉम्प्लेक्स रूट ये किसके लिए होगा, इवन के लिए होगा। ऑड अगर है, सपोज 3 है, तो इसके एक रूट तो फिक्स है, रियल होंगे, बाकी दो डिपेंड करता है, वो इक्वल भी आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी आ सकते हैं, या हो सकता है कि वो आपस में कॉम्प्लेक्स में हो। मान लो अगर एक कॉम्प्लेक्स में आ गया, जैसे z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, तो दो रूट इस फॉर्म में आ गए, कॉन्जुगेट के फॉर्म में, मतलब एक अल्फा प्लस आई बीटा होगा, एक अल्फा माइनस आई बीटा। तो इस केस में अपना जो सॉल्यूशन होता है वो e⁻⁴x रियल पार्ट
और यहाँ पे C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। क्लियर है सबको? ऐसे अगर मान लो रूट में आता है तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, ये जो कॉस ले रहे हैं वो हम लोग कॉस हाइपरबोलिक लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स C2 साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स। ठीक है, ये कब होगा? जब सर्ट्स में यानी कि रूट में आते हैं, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, तो उस केस में अपने पास ये सॉल्यूशन हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन है जब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा। क्लियर है सबको? और इसी में हम लोग रिपीटेड का भी यूज कर सकते हैं। यहां तक किसी को डाउट है? ये अपना यहां तक हो गया था ना? और उसके बाद हम लोग लास्ट में एंड कहाँ से किए थे? जो 5-10 मिनट का वीडियो था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो पहले वो वहां से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लो अगर एक सॉल्यूशन गिवन है x e⁻²x, और मैं कह रहा हूं कि ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और मैं चाहता हूं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन बन जाए, तो कम से कम कितने डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं कि उसका ये सॉल्यूशन हो सकता है? क्या मैं कोई ऐसा 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकता हूं जिसका ये सॉल्यूशन होगा? कम से कम 2 डिग्री के चाहिए या कम से कम 3 डिग्री के चाहिए। तो मिनिमम डिग्री के पॉसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगे जिसका ये सॉल्यूशन होगा? ठीक है, तो 2। तो हमको कैसे पता चला? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो अपने को पता चल गया कि जैसे यहाँ पे 1 होता तो इसका मतलब 1 से भी काम चल जाए। ये x आ गया, ये बता रहा है कि जो भी रूट है वो रिपीटेड रूट है, तभी ये टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। और वो एक रूट है क्या? तो ये यहां से पता चल गया। मतलब अगर मैं चाहूं कुछ इस तरीके से बना सकता हूं, अगर मैं ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊं तो इसमें मेरे दोनों रूट क्या आ रहे हैं? रिपीटेड। तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? CF कैसे बनाते हैं हम लोग? C1 e रेस टू C1 प्लस एक्स C2 e रेस टू 2x, ये अपने पास सॉल्यूशन होता है। तो इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे? एक तो 1 इंटू ई रेस टू एक्स, मतलब ये e रेस टू 2x, और दूसरा क्या आएगा? x इंटू ई रेस टू 2x। हो गया ना ये सॉल्यूशन? तो मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिस्ट ऑर्डर का मिल गया, 2 ऑर्डर का एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास? 2² माइनस 2d प्लस 4dy इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया जिसका ये सॉल्यूशन होगा। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो ये टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें अपने को किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया होगा और अपने को ये बताना है कि कम से कम कितने ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊं जिसका वो सॉल्यूशन बन जाए। मिनिमम ऑर्डर का अपने को बनाना रहता है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर y ऑफ x जनरल सॉल्यूशन है तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है CF जो कि होमोजीनियस के लिए रहता है, दूसरा PI जिसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होता, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। जैसे f ऑफ d y इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास कोई r ऑफ x गिवन है, तो मान लेते v एक पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन है, तो f ऑफ d v इज इक्वल टू r ऑफ x। मैं दोनों साइड 1/fd ऑपरेटर से अप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं 1/fd ऑपरेटर अप्लाई करूंगा बोथ साइड, तो ये तो कैंसल होके क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1/fd rx। ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर मतलब ये हो सकता है इंटीग्रेशन हो या हो सकता है डेरिवेटिव, दोनों में से एक होगा। अगर ये ऊपर चला गया तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर ये अपॉन में है तो उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो v क्या था? अपने पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, तो इसी को हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, कि 1/fd r ऑफ x। और मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि कुछ इस r ऑफ x को देख के हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, और कुछ f ऑफ d को, मतलब ये r पे और f ऑफ d पे डिपेंड करेगा कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। क्लियर है सबको यहां तक? हम्म।
पर्टिकुलर इंटीग्रल क्लियर है सबको? तो अब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है पर्टिकुलर इंटीग्रल से, और कभी भी एक भी क्वेश्चन आया नहीं। तो हम लोग जितने भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं वो सारे एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स। ये अपने पास मान लेते हैं एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सीएफ तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसका निकालना पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अगर मान लो ये x इन जनरल कोई भी फंक्शन है, और मुझे अगर इन जनरल इसका क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और एफ ऑफ डी का कुछ फॉर्मेट है। जैसे पहला फॉर्म लेते हैं, जैसे अगर एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 1 डी माइनस अल्फा, इस फॉर्म में दिया है, जैसे डी माइनस टू के फॉर्म में दिया है या डी माइनस थ्री के फॉर्म में दिया है, ये टाइप का अगर मेरा एफ ऑफ डी है, तो उस केस में क्या करना है, 1 डी माइनस अल्फा और यहाँ पे कुछ एक्स होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ई रेस टू अल्फा एक्स, और ये अल्फा कौन सा होगा जो यहाँ पे इंटीग्रेट, यहाँ पे ये पॉजिटिव लिया है तो अंदर क्या लेना है, उसको निगेटिव लेना है, एक्स डी एक्स। जस्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है सबको? कब? जब एफ ऑफ डी मेरा 1 डी माइनस अल्फा के फॉर्म में होगा, तो ई रेस टू अल्फा एक्स ये बाहर होगा, इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो ये पहला मेथड, मतलब पहला ये फॉर्मूला हो गया। ये सब याद करना है, बाकी और इसका दूसरा कोई है नहीं। और दूसरी बात, ये सब जल्दी पूछेंगे भी नहीं सेट के एग्जाम, बट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड। बट हम लोग सेकेंड ऑर्डर का कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि एक रहेगा तो हम लोग इसको पढ़ेंगे ही नहीं ना लीनियर में, तब तो ये ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आ जाएगा। तो ये तो एक के लिए सॉल्व हो गया। जैसे मान लो अगर इसे बहुत सारे होंगे, तो डी माइनस अल्फा वन, डी माइनस अल्फा टू, सॉल्व अप टू डी माइनस अल्फा एन। अगर एन डिग्री का है तो हम लोग उसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, डी माइनस अल्फा वन, डी माइनस अल्फा टू, सॉल्व अप टू डी माइनस अल्फा एन, और उसके बाद एक्स। और हाँ, कभी भी याद रखना, एक्स अपॉन एफ ऑफ डी ऐसे मत लिखना, ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को हर केस में इसी तरीके से ही लिखना है। कभी भी इसको ऐसे मत लिखना, ये x इंटू वन अपॉन एफ ऑफ डी, कभी ऐसे मत लिखना, ये इस पे ऑपरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x से पूरे ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे मतलब एक कांस्टेंट इसके नीचे आना चाहिए, ए वन अपॉन डी माइनस अल्फा वन, ए टू डी माइनस अल्फा टू, ऐसे सॉल्व अप टू ए एन डी माइनस अल्फा एन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ए वन ए टू सॉल्व अप टू ए एन का कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद ये इस फॉर्म का आ गया ना जो पहला फॉर्म था। तो फिर जब इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो ए वन 1 डी माइनस अल्फा वन एक्स, ए टू 1 डी माइनस अल्फा टू एक्स, सॉल्व अप टू ए एन 1 डी माइनस अल्फा एन एक्स। और अब ये किसका यूज करेंगे, जो पहले यूज किया था, ई रेस टू अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स एक्स डी एक्स। क्लियर है सबको ये? अगर सिर्फ 1 डी माइनस अल्फा के फॉर्म में है तो ठीक है, अगर इस तरीके से है तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और फिर सबको एक एक करके एक्स पे ऑपरेट करेंगे। तो फिर इसका फॉर्मूला अपने को पता ही है, ऐसे अल्फा वन के लिए, अल्फा टू के लिए, सॉल्व अप टू अल्फा एन के लिए। क्लियर है सबको ये? तो ये हो गया अपने पास सेकेंड। सेकेंड पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो? ये तो हो गया एफ ऑफ डी पे कि एफ ऑफ डी कैसे होगा। अब एफ ऑफ टी चाहे जो भी हो, अगर x मेरा ई रेस टू ए एक्स है,
मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तब क्या करना है, ये e रेस टू एक्स आ गया, तो उस केस में जो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, जस्ट क्या करना है, इस a को यहाँ पे पुट करना है, मतलब f ऑफ a। हाँ, जब पुट करने के बाद अब हम लोग इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखना है तब भी लिख लो, या फिर e रेस टू ax अपॉन 1 अपॉन f है। इस केस में चाहे जैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये एक नंबर हो गया तो अपॉन में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिखना है इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, बट प्रोवाइडेड ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो। अगर इन केस जीरो हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब यहाँ पे ना एक मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स 1 अपॉन एफ ए एफ डैश, जैसे अगर ये जीरो हो गया ना तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे और ऊपर x से मल्टीप्लाई करना है, मतलब x, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव पे a पुट करेंगे और e रेस टू एक्स, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कब होगा, जब f ऑफ a जीरो हो गया। अगर इन केस मेरा f डैश a नहीं जीरो नहीं होगा तो फिर यही है ना, जीरो हो गया उस केस में, अगर नॉन जीरो रहेगा तब तो यही आंसर आएगा, अगर जीरो हो गया तो उस केस में अपने को ये लगाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आना चाहिए। अच्छा, डेरिवेटिव भी नॉन जीरो हो गया तो फिर यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो ये फिर f डबल डैश a e रेस टू ax, प्रोवाइडेड डबल डेरिवेटिव का नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डबल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे इसका ट्रिपल डेरिवेटिव पे a पुट करेंगे। ऐसे इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स एस टू एन एफ nth डेरिवेटिव पे a पुट करना है, और यहाँ पे प्रोवाइडेड उसका nth डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्लियर है सबको, सिंपल है, सीधे सीधे a पुट कर दो, हम्म, हाँ अब फैक्टोरियल पे आते हैं, रुको 2 मिनट। रुको 2 मिनट में कंफर्म मेरी, कंफर्म फैक्टोरियल आता है इसमें, हेलो, हाँ रंजित, तो डेरिवेटिव लेते हैं फैक्टोरियल, ठीक है मैं चेक करके बताता हूँ बाद में, ठीक है। ये ध्यान रखो अगर फैक्टोरियल होगा तो बाद में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई इसका जनरल प्रूफ नहीं रहता, ये फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो एक बार चेक कर लूंगा मैं, अगर रहेगा तो फिर उसको यहाँ पे एन फैक्टर ऐड कर देना, अगर नहीं होगा तो फिर ये है। वैसे 3 4 के लिए पूछते ही नहीं है, मैक्सिमम ये x इतना ही आता ही है, अगर n होगा तो फिर यहाँ पे एन फैक्टर ऐड कर देना, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, e रेस टू एक्स का,
नहीं है ना? ठीक है चलो। अब ऐसे फोर्थ कब होगा जब ना x इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी होगा। उस केस में भी सेम ऐसे ही है, बट यहाँ पे कैसा था कि इन जनरल कुछ भी एफ डी हो, बट साइन ए एक्स के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए। साइन ए एक्स के केस में जो ये डी है ना, ये कुछ जैसे डी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस करना है, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना है। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें इन जनरल एफ ऑफ डी था ना, इसमें इन जनरल एफ ऑफ डी में नहीं करते। इसमें जो भी रहेगा वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, माइनस डी स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो एफ ऑफ डी स्क्वायर के फॉर्म में है तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो उसमें उस केस में क्या करना, सिर्फ साइन ए एक्स प्लस बी, ये डी डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है किससे, माइनस ए स्क्वायर से। बट कब, जब माइनस ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो उस केस में क्या होगा, फिर से एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और उसका डेरिवेटिव लेके फिर उसमें ऐसे सेम प्रोसीजर करना है। क्लियर है सबको ये? अगर ये नहीं हुआ तो फिर एक एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेते। ऐसे साइन एक्स के लिए वैसे कॉस एक्स के लिए भी रहेगा। कॉस एक्स है तो सेम कॉस एक्स के लिए भी वही करना है। क्लियर है साइन एक्स कॉस एक्स वाला? तीन ही फंक्शन पूछते हैं, एक तो पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अपना एक्सपोनेंशियल भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया। अब अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, जैसे एक्स एस टू एम के फॉर्म में है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हम लोग को एक्सपांशन का यूज करना है। अब एक्सपांशन का यूज करना है तो अपने को एक एक्सपांशन तो पता है, जैसे अगर 1 माइनस एक्स है तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज एक्स एस टू एन, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे कंटिन्यू चलेगी। अगर इसको 1 प्लस एक्स करेंगे तो मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, ये माइनस वन रेस टू एन कॉमन आ जाता है। 1 माइनस एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसे कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ये 1/1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स का इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस वन, तो ये आ जाता है माइनस वन रेस टू एन एक्स रेस टू एन, एन इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। ये क्लियर है सबको? और ये आता कहाँ से, तो ज्योमेट्रिक सीरीज से। ज्योमेट्रिक सीरीज यही होता है ना, बट याद रखना प्रोवाइडेड मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। और ये वैसे इन जनरल जब हम लोग तब करते हैं, अगर ये मॉडुलस की जरूरत तब पड़ेगी तो इनफाइनाइट सीरीज हो। अगर फाइनाइट है तब तो चल जाता है, फाइनाइट के लिए कर सकते हैं हम लोग। तो अपने पास जो भी पूछेंगे ये फाइनाइट के लिए ही पूछते हैं। ये क्लियर हो गया सबको ज्योमेट्रिक सीरीज से? ये सिंपल ज्योमेट्रिक सीरीज से आता है। तो ये तो हो गया अपना 1 और -1 के लिए। तो इन जनरल क्या होता है, जैसे 1 कोई भी 1 प्लस एक्स रेस टू एन, वेयर एन इज अ कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो उस केस में क्या रहता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एन एन माइनस वन एन माइनस टू बाय 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एक्सपांशन है, चाहे यहाँ पे 2 हो, -2 हो, 3 हो, -3 हो। अगर एक बार इंटीजर के लिए कर पाएंगे तो हम लोग उसके, सॉरी, नेचुरल नंबर के लिए कर लेते हैं तो उसके इंटीजर्स के लिए भी कर पाते हैं हम लोग। क्लियर है सबको ये? इसी पे अगर मैं 1 पुट कर दूं ना तो फिर ये प्लस आ जाएगा, -1 पुट करूंगा तो अल्टरनेट साइन चेंज होगा, क्योंकि ये ऑड है तो माइनस, इवन प्लस, एक्स क्यूब पे फिर से माइनस आएगा, तो प्लस माइनस ऐसे साइन चेंज होते जाएगा, बाकी वैल्यू सब सेम रहेगी। क्लियर है सबको ये?
अगर अपने को कोई भी एफ ऑफ डी के फॉर्म में दिया है तो ये डी कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन है, तो इसमें से क्या करना है, जो सबसे लोवेस्ट पावर है ना उसको कॉमन ले लो। कॉमन ले लें तो ये तो ऑलरेडी उसी फॉर्म में है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, इस फॉर्म में लिखना है इसको। अगर मान लो कुछ इस तरीके से दिया है, डी स्क्वायर प्लस टू डी दिया है, तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, टू डी, तो टू डी को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, वन प्लस डी बाई टू ना, टू से टू कैंसिल, ये इस फॉर्म में आ गया। अगर मान लो जैसे कोई फंक्शन दिया है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फोर डी, फोर, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से फोर को कॉमन ले लेंगे। जब फोर को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वन प्लस डी स्क्वायर टू डी बाय टू। तो ये क्लियर हो गया सबको। सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ डी में से जो सबसे लोवेस्ट पावर वाला टर्म होगा या लोवेस्ट डिग्री का, उसको कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये याद रखना है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं लोवेस्ट डिग्री का जो भी टर्म है इसको कॉमन लेता हूँ, जैसे यही था डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन या फिर डी प्लस टू, तो अगर मैं यहाँ से टू कॉमन लूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, वन प्लस डी स्क्वायर डी बाय टू। तो ये वन बाय टू को ऐसे रखेंगे और इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस डी बाय टू का इनवर्स। और ये अपने को ओपन करने आता है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरे को x मान लो और ये वन प्लस एक्स का इनवर्स है, तो वन प्लस एक्स का इनवर्स क्या होता है, वन माइनस एक्स, डी स्क्वायर प्लस डी बाय टू प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डी बाय टू का क्यूब। क्लियर है सबको? ये इस तरीके से इसको एक्सपांशन ओपन करना है। ये समझ में आया सबको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, जो लोवेस्ट डिग्री का टर्म है उसको कॉमन लो, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया अपना वन प्लस, यहाँ पे जो भी एफ डैश डी बचेगा ना उसको पूरा एक्स मान लो और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये वन प्लस एक्स के इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। इसको ओपन कर लो, कुछ इस फॉर्म में आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये जो x रेज़ टू m है इसको सब पे ऑपरेट कर दो। अब ये क्या है, डेरिवेटिव होगा। अगर ये d ऊपर है न्यूमरेटर में तो डिफरेंशिएट करते हैं, अगर ये अपॉन में रहता है तो इंटीग्रेट करते हैं। तो ये कितने टाइम तक होगा, जैसे मैं कह रहा हूँ ये m की वैल्यू अगर 2 है तो इसको अप्लाई करके कुछ, सॉरी सिर्फ x आ रहा है तो ये अप्लाई करके कुछ मतलब है इसमें। अगर इसको इस पे ऑपरेट करूंगा कुछ मतलब, क्योंकि इसका जो भी डेरिवेटिव का टर्म रहेगा मिनिमम 2 आएगा और x को 2 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सिर्फ इसी को ऑपरेट करेंगे, जिसमें से ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस डी बाई टू, मतलब x और ये x का, और x का डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, सिंपल -1 बाई टू। क्लियर है सबको? तो अगर पॉलिनोमियल x रेज़ टू m के फॉर्म में है तो इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। क्लियर है सबको? तो पॉलिनोमियल के लिए भी हो गया। अब पॉलिनोमियल में भी कभी जनरल पॉलिनोमियल नहीं देगा। अगर जनरल दिया तो क्या करेंगे, सबको सेपरेट करके अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे अगर दिया भी अलग अलग तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे भी अप्लाई कर देंगे, इसको अलग से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड होता है यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल के लिए भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी हो गया। बाकी है उसके लिए अलग से करते हैं, जो कभी आता नहीं है। अगर आएगा भी तो उसको वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी सेपरेबल मेथड से ही करते हैं उसको। ठीक है, सेपरेबल पैरामीटर का नाम भी भूल गए। ये क्लियर हो गया सबको, पर्टिकुलर इंटीग्रल? अब जैसे मान लो दिया है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू 3x, और क्वेश्चन ने पूछा इसका सॉल्यूशन निकालना, और कैसा, जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, CF फाइंड करने के लिए। तो अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इसको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस में। तो डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा इसका, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -2 तो देयर फोर सी एफ आ जाएगा c1 प्लस एक्स c2 ई रेस टू माइनस 2x। ये अपने पास सी एफ आ गया। तो ये तो सिंपल है, किसी को डाउट है इसमें कुछ? इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(d), यहाँ पे x। तो 1/f(d) क्या है अपने पास, 1/d² प्लस 2d प्लस 4। और किस पे ऑपरेट करना है इसको, e3x पे। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, तो इसको d को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, 3 से। तो ये 1 अब इसको e3x को यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अब ये वैल्यू पुट हो गया। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 4। तो e3x 9 प्लस 4 13 और ये 6 20, ठीक है, 13 6 19। तो ये अपने पास क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देयर फोर y ऑफ x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो c1 प्लस एक्स c2 ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू 3x/19। दोनों में डिफरेंस क्या है, जो CF आया था उसके साथ आर्बिटरी कांस्टेंट होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ कोई भी कांस्टेंट हम लोग नहीं रखते हैं। क्लियर हो गया सबको ये? क्या हुआ, ये ऐसे रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रखना है। सिर्फ d को a से रिप्लेस करना है। ये जो x के साथ रहेगा ना, ये a x प्लस बी इस फॉर्म में था ना, तो ये जो x का कोएफिशिएंट है वो पुट करना है। तो x का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो d को रिप्लेस करेंगे 3 से। ठीक है, अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया ही था इसका, तो वो भी देख लेते हैं। बस यही एक क्वेश्चन है, और तो कभी पर्टिकुलर इंटीग्रल तो नहीं पूछा है। तो क्या है ये, d² प्लस 4 और ये साइन स्क्वायर एक्स। तो अपने पास d² प्लस 4y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये गिवन है। CF तो इसका अब डायरेक्ट आ जाना चाहिए क्योंकि इसके रूट क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, एक 2i और एक -2i। रियल पार्ट है नहीं, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, c1 cos 2x c2 sin 2x। इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका PI निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1/d² प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए हम लोग ने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, बट इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो ये इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 1/d² प्लस 4 1 माइनस 1/2 1/d² प्लस 4 cos 2x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है सबको यहां तक? तो ये अपने पास PI इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो, ये 0 है 1 है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x⁻⁴। ठीक है, एक तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसको e⁻⁴x भी लिख सकता हूँ, x⁻⁴ भी 0 लिख सकते हैं, e⁻⁴। सिंपल क्या रहेगा, e⁻⁴x लिख दो, क्योंकि वो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा, मैं इसको 0 पुट कर सकता हूँ यहाँ से ना। 1 को क्या लिख सकते हैं, e⁻⁴x लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं d को रिप्लेस कर दूंगा 0 से, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 4e⁻0x, और ये आ जाएगा -1/2, जहां पे 2 दिया है इसको पुट कर दूंगा, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, -a² से, मतलब -2² से, बट इसको पुट कर सकता हूं मैं डायरेक्ट, -2² पुट कर सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि 0 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x और इसका डेरिवेटिव ले लें, तो 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा और d² का 2d, तो ये 2 क्या हो जाएगा अपने पास 4, मतलब ये आ गया -1/4, मतलब x/4 1/d cos 2x, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये अपने पास 1/8 -x/4, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2, तो ये आ गया 1/8 -x/8 sin 2x। क्लियर है सबको, ये हो गया अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिंपल है, एक ही क्वेश्चन आया ही है, तो अगर इन केस आता भी है सेट के एग्जाम में, तो वो ज्यादा से ज्यादा या तो cos x वाला देगा या तो e⁻x वाला देंगे, या बहुत ज्यादा दिए तो x² x³ इतना ही देगा, उससे कॉम्प्लिकेटेड कभी भी सेट के एग्जाम में तो नहीं आएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का। बाकी जितने भी मेथड है वो नोट्स में सब लिखा है, और हर एक से रिलेटेड एग्जाम्पल है एक एक, और उसके बाद होमवर्क में भी हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्लियर है सबको, एक बार यस कर दो पहले। किसी को डाउट है पर्टिकुलर इंटीग्रल में कुछ? हाँ, अब इसी का दो फॉर्म और याद रख लो, जैसे मान लो e⁻ax किसी के साथ आ गया, मान लो किसी x के साथ या किसी भी v के साथ x मेरा इस फॉर्म में है,